वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारा काफ़ी रिसर्च एआई टूल से आता है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज की। हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट लगी है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हाँ, और रेट गेन की कहानी में कह सकते हैं एक अजीब सा विरोधाभास है। विरोधाभास किस तरह का? देखिए, एक तरफ तो ये एक जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी है, एक टेक डार्लिंग जो ट्रैवल इंडस्ट्री को बदल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और गवर्नेंस में कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जो किसी भी निवेशक की नींद उड़ा सकती हैं। अच्छा, तो आज का सवाल यही है, क्या RateGain एक हाई ग्रोथ चैंपियन है या फिर इसकी बुनियाद में कुछ गंभीर खामियां हैं? बिल्कुल, और ये रिपोर्ट हमें दोनों पहलू दिखाती है, तो आज हम इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूटिव समरी से शुरू करते हैं। रिपोर्ट की बड़ी तस्वीर क्या है? ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पॉजिटिव सेक्टर से। ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी SaaS मार्केट वो तेजी से बढ़ रहा है। पेंडेमिक के बाद ट्रैवल में जो रिकवरी आई है उसकी वजह से। हाँ, एक तो वो जो हम सब देख रहे हैं, और साथ ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होटल्स अब एआई और ऑटोमेशन को तेजी से अपना रहे हैं। होटल्स अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली, लेबर शॉर्टेजेस से निपटने और रेवेन्यू मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए एआई बेस्ड फोरकास्टिंग टूल्स की डिमांड वो आसमान छू रही है। और यहीं RateGain पिक्चर में आता है। बिल्कुल, इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत यूनिक है। ये अकेली ऐसी कंपनी है जो 3 कोर सेगमेंट्स में काम करती है: डेटा एज अ सर्विस यानी DaaS, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक। और रिपोर्ट के हिसाब से इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिव मोट? इनका सबसे बड़ा एडवांटेज या कंपैरेटिव मोट है इनका प्रोप्राइटरी डेटा। प्रोप्राइटरी डेटा? हाँ, सोचिए ये सालाना 6 बिलियन से ज्यादा प्राइस पॉइंट्स प्रोसेस करते हैं। 6 बिलियन? हाँ, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग समय पर होटल के कमरों की कीमतों का एक विशाल डेटा। ये इन्हें कंपैरेटिव इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी बढ़त देता है। ये तो इम्प्रेसिव है। फाइनेंशियल्स के बारे में समरी क्या कहती है? फाइनेंशियली RateGain ने एक जबरदस्त टर्न अराउंड किया है। FY21 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अब? और FY25 तक 2089 करोड़ के नेट प्रॉफिट और 21.6% के EBITDA मार्जिन तक पहुंच गई है। और बैलेंस शीट प्रैक्टिकली डेट फ्री है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर वो नींद उड़ाने वाली बात कहाँ है? यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। वैल्यूएशन की बात करें तो ये अपने पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। और रिपोर्ट में कुछ बहुत बड़े जोखिम भी हाईलाइट किए गए हैं। पहला है एग्जीक्यूशन रिस्क। एग्जीक्यूशन रिस्क? हाँ, जो इनके हाल के $250 मिलियन के सोजन एक्विजिशन से जुड़ा है। दूसरा, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, एक गवर्नेंस रेड फ्लैग है। क्या है वो? स्टैंड अलोन सेल्स का 90.60% रिलेटेड पार्टीज के साथ होता है। एक मिनट, क्या कहा आपने? 90.60%? क्या मैंने सही सुना? हाँ, 90.60%। कंपनी का 90% से ज्यादा स्टैंड अलोन रेवेन्यू अपनी ही जुड़ी हुई कंपनियों से आ रहा है। इस पर तो हमें आगे बहुत गहराई से बात करनी होगी। ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। निश्चित रूप से, और हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंडस्ट्री को थोड़ा और समझते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होगा, है ना? बहुत इंटेंस है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस के 2 मुख्य पॉइंट हैं। पहला, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बहुत हाई है। इनके ग्राहक बड़ी होटल चेन्स, हाँ, मैरियट, हिल्टन और OTAs जैसे Booking.com, एक्सपीडिया, जाहिर है उनकी नेगोशिएटिंग पावर बहुत ज्यादा है। दूसरा, राइवलरी अमंग कंपेटिटर्स भी हाई है। Amadeus, सेबर और OTA इनसाइट जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से कड़ा मुकाबला है। तो इस हाई कंपटीशन मार्केट में RateGain का बिजनेस मॉडल असल में है क्या? ये करते क्या हैं और पैसा कैसे कमाते हैं? RateGain का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉल्यूशंस देते हैं। इनके 3 मेन सेगमेंट्स हैं। ओके।
अगला है डास, डेटा एज अ सर्विस, जो इनकी रेवेन्यू का करीब 33% है। दास का मतलब क्या हुआ? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। दास का मतलब है कि ये होटल्स को डेटा ड्रिवन इंसाइट्स देते हैं, जैसे आपके कंपेटिटर ने अपने कमरों की कीमत क्या रखी है। अच्छा, प्राइसिंग इंटेलिजेंस। हाँ, प्राइसिंग इंटेलिजेंस, या फिर किसी खास इवेंट की वजह से आपके शहर में डिमांड बढ़ने वाली है या नहीं। ये सब इंटेलिजेंस इनके एआई प्लेटफॉर्म जैसे रिवाई से मिलती है। समझ गया। और बाकी 2 सेगमेंट्स? दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जो करीब 22% है। इसे ऐसे समझिए, एक होटल को मेक माई ट्रिप, booking.com, एक्सपीडिया सब पर अपने कमरे बेचने होते हैं। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का काम है इन सभी चैनल्स को एक ही जगह से मैनेज करना। रेटगेन का सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करता है कि अगर एक कमरा booking.com पर बिका तो वो एक्सपीडिया पर ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल दिखे। एग्जैक्टली ये होटल्स के लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल हेडेक सॉल्व करता है। ये तो बहुत यूजफुल है। और तीसरा सेगमेंट? तीसरा और सबसे बड़ा सेगमेंट है मार्टेक, जो रेवेन्यू का 45% है। ये होटल्स को डिजिटल मार्केटिंग में मदद करता है, जैसे सोशल मीडिया कैंपेन्स, मेटा सर्च मैनेजमेंट और ऑनलाइन रेप्यूटेशन को ट्रैक करना। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल तो काफी सॉलिड लग रहा है। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो इसकी टर्न अराउंड स्टोरी बताते हैं। इनकम स्टेटमेंट की हाइलाइट्स क्या हैं? नंबर्स वाकई शानदार है। FY21 से FY25 तक ऑपरेटिंग रेवेन्यू 44% CAGR से बढ़ा है। 44% CAGR? हाँ, और EBITDA तो 140% CAGR से बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेट मार्जिन जो FY21 में -11.2% था, वो FY25 में बढ़कर 19.4% हो गया है। वाओ! ये दिखाता है कि कंपनी ने ऑपरेशनल लेवरेज का कितना अच्छा फायदा उठाया है, क्योंकि इनके IT और डेटा कॉस्ट्स काफी हद तक फिक्स्ड हैं। ये तो कमाल का इंप्रूवमेंट है। बैलेंस शीट भी उतनी स्ट्रांग है। बैलेंस शीट बहुत मजबूत दिखती है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 है। मतलब प्रैक्टिकली डेट फ्री। हाँ, और करंट रेशियो 11.6 है, जो बहुत हाई लिक्विडिटी दिखाता है। लेकिन कैश फ्लो में एक बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है और नेट मार्जिन 19% से ज्यादा है। ये तो विरोधाभासी लग रहा है। बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे पेचीदा हिस्सा है। देखिए, कोई भी कंपनी मुनाफा तो दिखा सकती है ना? लेकिन क्या वो मुनाफा असल में कैश बनकर बैंक में आ रहा है? राइट। इसे हम CFO EBITDA रेशियो से नापते हैं। एक अच्छी कंपनी के लिए ये 70% से ऊपर होना चाहिए। रेटगेन का ये रेशियो गिरकर सिर्फ 39.1% रह गया है। जस्ट 39%? इसका सीधा मतलब है कि कागज पर दिखाया गया हर 100 रुपए का प्रॉफिट असल में सिर्फ 39 रुपीस कैश ला रहा है। ये तो बिजनेस चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, और चिंता की बात यह है कि स्टैंड अलोन लेवल पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। नेगेटिव? जबकि स्टैंड अलोन नेट इनकम काफी ज्यादा है। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? पैसा कहाँ अटक रहा है? इसका एक बड़ा कारण है हाई DSO, मतलब डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। DSO? हाँ, जो स्टैंड अलोन लेवल पर 108 दिन है। 108 दिन? मतलब कंपनी जो माल या सर्विस आज बेचती है, उसका पैसा उसे लगभग 3.5 महीने बाद मिलता है। एग्जैक्टली। अब सोचिए, अगर किसी को सैलरी 3.5 महीने लेट मिले तो घर चलाना कितना मुश्किल होगा। कंपनी के लिए भी यही हाल है। तो ये हाई DSO बताता है कि उनका वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है। हाँ, और ये कैश फ्लो की समस्या को और बढ़ाता है। रिपोर्ट में एक एनालिस्ट नोट का भी जिक्र है कि रिसीवेबल्स सेल्स के 30% पर स्टक थे। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ये तो वाकई एक सीरियस इशू है। चलिए अब उस गवर्नेंस रेड फ्लैग पर आते हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ। मुझे अब भी उस 90.60% वाले आंकड़े पर यकीन नहीं हो रहा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और निवेशकों को इस पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है रिलेटेड पार्टी सेल्स। FY25 में स्टैंडअलोन टोटल सेल्स का 90.60% रिलेटेड पार्टीज को किया गया था। ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये रिलेटेड पार्टीज कौन है? हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ट्रांजैक्शंस इसकी ओवरसीज सब्सिडीज के साथ हैं, जैसे रेटगेन टेक्नोलॉजीज UK LTD, रेटगेन USA इंक वगैरह। ओके। टेक्निकली ये लीगल हो सकता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या प्राइसिंग आर्म्स लेंथ पर है, और ये कैश फ्लो की समस्या से भी जुड़ा हो सकता है ना? बिल्कुल। और क्या गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं हैं? हाँ, और क्या है?
दूसरी चिंता है ऑडिट ट्रेल डेफिशिएंसी। ऑडिटर ने नोट किया कि FY25 में प्राइमरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ऑडिट ट्रेल फीचर डेटाबेस लेवल पर इनेबल नहीं था। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एंट्रीज में किए गए बदलावों को ट्रैक करना मुश्किल है, जो इंटरनल कंट्रोल में एक बड़ी कमी है। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से कभी डिविडेंड नहीं दिया है। तो एक तरफ शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ कैश फ्लो और गवर्नेंस पर इतने बड़े सवाल। इन सबके बाद वैल्यूएशन कैसा दिखता है? क्या ये महंगा है? हाँ, रेटगेन प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसका LTM EV/BAT DA मल्टीपल 30.3x है, जबकि डोमेस्टिक पीयर्स का मीडियन 25.3x है। और PE रेशियो? PE रेशियो 36.7x है, जो हाई ग्रोथ पीयर्स के बराबर है। लेकिन क्या मार्केट इन गवर्नेंस रेड फ्लैग्स और खराब कैश कन्वर्जन को नजरअंदाज नहीं कर रहा? क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशन टिकाऊ है? बहुत अच्छा सवाल है। मार्केट फिलहाल इसकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी और सोजन एक्विजिशन से आने वाली फ्यूचर ग्रोथ को रिवॉर्ड कर रहा है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से? हाँ, रेटगेन का नेट मार्जिन 19.3% है, जबकि पेयर मीडियन सिर्फ 14.6% है। मार्केट इस सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी पर बेट कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका मौजूदा PE रेशो FY24 के करीब 66x और FY23 के करीब 56x के मुकाबले कम हुआ है। तो वैल्यूएशन प्रीमियम थोड़ा मॉडरेट हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए भविष्य की बात करते हैं। सोजर्न एंड एक्विजिशन का जिक्र बार बार आ रहा है। ये इतना बड़ा कैटलिस्ट क्यों है? ये $250 मिलियन का एक्विजिशन है। ये कंपनी के स्केल को पूरी तरह बदल देगा। कैसे? इससे एक 310 मिलियन से ज्यादा की कंबाइंड रेवेन्यू वाली एंटिटी बनने की उम्मीद है। सोजर्न मार्टेक स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है, खासकर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में। तो इससे रेटगेन को क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के नए अवसर मिलेंगे? एग्जैक्टली। लेकिन M&A के साथ इंटीग्रेशन का रिस्क भी तो आता है। बिल्कुल, और इसीलिए कंपनी ने FY26 के लिए मॉडरेट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो सिर्फ 6-8% है। उनका फोकस फिलहाल सोजर्न के इंटीग्रेशन पर है। तो एक निवेशक को इस कहानी में आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब KPIs क्या होंगे? 5 मुख्य KPIs है। पहला, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ, ताकि M&A से आए ग्रोथ और असल प्लेटफॉर्म ग्रोथ में अंतर पता चले। ओके। दूसरा, कंसोलिडेटेड CFO EBITDA कन्वर्जन, जिसे 70% के ऊपर जाना ही होगा अच्छी कैश क्वालिटी के लिए। तीसरा, सोजन इंटीग्रेशन माइलस्टोन्स, ये देखने के लिए कि एक्विजिशन से एक्सपेक्टेड सिनर्जीज मिल रही हैं या नहीं। और चौथा, नेट रेवेन्यू रिटेंशन NRR, जो बताता है कि वे अपने मौजूदा ग्राहकों से कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। और पांचवा, एपेक्स सीमिया रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, ये देखने के लिए कि ज्योग्राफिक एक्सपेंशन कितना सफल हो रहा है। ठीक है, अंत में मुख्य जोखिमों को एक बार फिर से संक्षेप में बताएं। जोखिम 4 श्रेणियों में है। पहला है इंडस्ट्री रिस्क, हाई कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। दूसरा है ऑपरेशनल रिस्क, सोजर्न M&A का एग्जीक्यूशन और इंटीग्रेशन रिस्क और कस्टमर कंसंट्रेशन। और फाइनेंशियल और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स। फाइनेंशियल रिस्क में प्रीमियम वैल्यूएशन आता है, जो ग्रोथ में किसी भी कमी के लिए बहुत कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी छोड़ता है, और साथ ही वॉलेटाइल कैश कन्वर्जन। और सबसे बड़ा कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का हाई एक्सपोजर और गवर्नेंस की कमियां, जिसकी हमने विस्तार से बात की। ये एक स्ट्रक्चरल रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर रेटगेन एक दोधारी तलवार जैसी कहानी है। एक तरफ शानदार टर्नअराउंड, बेहतरीन मार्जिन्स और एक मजबूत डेटा मोट है, लेकिन दूसरी तरफ इसका प्रीमियम वैल्यूएशन, सोजन एक्विजिशन से जुड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क और गवर्नेंस पर गंभीर चिंताएं इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस बनाती हैं। बिल्कुल। और आगे देखते हुए निवेशकों के लिए मुख्य सवाल ये है, क्या रेटगेन का ऑपरेशनल एक्सीलेंस और सोजन एक्विजिशन से आने वाली ग्रोथ इसके गवर्नेंस पर उठ रहे सवालों और कैश कन्वर्जन की चुनौतियों पर पर्दा डाल पाएगी? यही वो बैलेंस है जिसे बाजार अगले कुछ क्वार्टर्स में तौलेगा। ये वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। ट्रैवल टेक इंडस्ट्री में AI इतना बड़ा डिसरप्टर बन रहा है, क्या ये संभव है कि भविष्य में कोई नया AI नेटिव कंपेटिटर आए जो रेटगेन के डेटा मोड को चैलेंज कर दे? या फिर होटल्स खुद इतने स्मार्ट हो जाएं कि उन्हें रेटगेन जैसी इंटरमीडिएट